हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश सरकार जो है जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल हैं इनका विकास करना चाहती है। किसके माध्यम से? जापान के सहयोग के माध्यम से, क्योंकि जापान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध धर्मों को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो जापान बहुत सारे जो है पीपीपी मॉडल पर काम करना चाहेगा। इसके अलावा वहाँ के जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है और बौद्ध सर्किट का विकास यहाँ पर हो रहा, उसके बारे में यहाँ पर वन बाय वन कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का बौद्ध सर्किट जापान के साथ बढ़ती राजनीतिक या रणनीतिक साझेदारी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ पर विकास करना चाहती है। देखो, वैसे तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो बौद्ध धर्म की वजह से ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी जगहों टारगेट कर रही है जो अभी विकसित नहीं हुए हैं और उनको भी हम वहां पर भी हम विकास कर पाए, इसके लिए प्रयास कर रही है। तो लिखा उत्तर प्रदेश सरकार जापान के साथ मिलकर जो है बौद्ध सर्किट के विकास या पर्यटन विशेष सहयोग पर काम कर रही है। 2025 सितंबर में बात करें तो यूपी पर्यटन विभाग जापान पर्यटन एक्सपो में भाग लेगा। तो इस साल जो है सितंबर में हम जो है इस पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ का पूरा प्रतिनिधि मंडल 3-4 दिन तक वहाँ पे रहेगा, बातचीत करेगा। और भी जैसे निवेश हो गया कि भाई हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इंफ्रा पे, होटल्स पे या कोई और प्रकार की चीज हो गई। इसके अलावा सेमी कंडक्टर्स पर भी बात करना देख रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर की वार्ता एक राज्य जो है दूसरे देश से कर रहा है ताकि हम उसका विकास जो है बेहतर तरीके से कर पाए। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो बौद्ध सर्किट का फोकस कहाँ कहाँ पर होगा? सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी और फर्रुखाबाद को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब आपको लगेगा फर्रुखाबाद को सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है? तो ये काफी ऐसी जगह हैं जो ऑलरेडी बौद्ध धर्म की वजह से विकसित हो चुकी हैं या इनका विकास हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी जगहों को भी कनेक्ट करने का प्रयास करी कि जहां पर थोड़ा बहुत भी है तो उनको भी हम यहाँ पर आगे ले जा पाए। जापान के साथ सहयोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पर्यटन, वहाँ के लोग जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर घूमने आते हैं और घूमने आते तो रहने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, सब चीज़ें चाहिए उनको, तो हमारा यहाँ पर बेनिफिट होता है। इसके अलावा सेमी कंडक्टर्स पर बात कर रहे हैं। शिक्षा पर भी जो उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है कि वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर हमारे यहाँ के लोग जाएँ या जो है वहाँ के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए। स्वास्थ्य हो गया, सांस्कृतिक विरासत हो गया। पीपीपी मॉडल की बात करी, कहाँ पर बात की है उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो ध्यान केंद्रों का विकास किया जाए। इसके अलावा होटल्स हो गए, सांस्कृतिक केंद्रों के लिए निजी निवेश की योजना। राज्य सरकार प्रयास करे कि दूसरे देश की जो भी कंपनियां हैं, जो भी चीजें हैं वो हमारे यहाँ पर निवेश करें और हम अपना विकास कर पाए। पर्यटक वृद्धि के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा डेटा यहाँ पर है। देखो, 2016 में 28 लाख लोग यहाँ पर आए थे, 2024 में 75 लाख हो गए, इससे ज्यादा ही हो गए हैं। देखो, पर्यटक कहाँ पर जाते हैं? बौद्ध स्थलों में घूमने के लिए जाते हैं और इसीलिए सरकार प्रयास करे कि जितने भी बौद्ध स्थल हैं वहां पर जो है हम विकास कार्य कर पाए, ताकि लोग अगर घूमने आए तो वापस जाके ये बोले कि बहुत बढ़िया जगह है, तुम भी घूम कर आओ। तो ऐसे क्या होगा? पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। कौशाम्बी में बहुत वृद्धि हुई है, 2 लाख से जो है 24 लाख, 12 गुना वृद्धि यहाँ पर देखो देखने को मिली है। प्रतिनिधि मंडल नेतृत्व की बात करें, कौन कौन यहाँ पर लीड करेगा? तो सुरेश खन्ना वित्त मंत्री यहाँ के हैं। इसके अलावा आलोक कुमार जो है अवस्थापना सचिव हैं। ये दोनों लोग जो है इसको लीड करने वाले हैं। टोक्यो इलेक्ट्रॉन के साथ वार्ता के बारे में बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स विनिर्माण की बात करेंगे। जीसीसी स्थापना और कौशल विकास के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। शिक्षा सहयोग के बारे में बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाल की गार्डा यूनिवर्सिटी के साथ जो है एमओयू प्रस्तावित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब बौद्ध सर्किट मैंने आपको बता दिया है, नई दिल्ली, श्रावस्ती जो है लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगीर या नालंदा हो गया, गया हो गया, वाराणसी हो गया, आगरा, मतलब डे 1, डे 2, डे 3 कैसे कहाँ पर घुमाना है ये सारा जो है यहाँ पर बनाया गया है वन बाय वन, ताकि बेहतर तरीके से काम कर पाए। उद्देश्य और रणनीति हमें समझ में आ रही है कि बौद्ध जो है वैश्विक बौद्ध तीर्थ स्थल बनाना चाहते हैं। हम भले ही जापान के साथ मिलकर के इसको विकसित कर लें, कल को ऐसे देश जहां पर बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है वो लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। ठीक है, आकर्षित कर बुनियादी ढांचे। देखो, जापान का बुनियादी ढांचा बनाना बहुत यूनिक अपने आप में है और भी जगहों पर जो हम उनकी मदद ले रहे हैं तो इस पे भी मदद करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। इसके अलावा हमने देख लिया है सेमीकंडक्टर्स और शिक्षा के बारे में कि क्या क्या हमें करना है। अब बात करते हैं भारत और जापान द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। तो संबंध इनके डिस्कस कर लेंगे, बाद में आपको जो है बौद्ध धर्म के बारे में सारे पॉइंट्स बता दूंगी। तो भारत जापान का जो है रणनीतिक सहयोगी एक तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में भी यह पहल का सहयोग भी कर रहा है।
सांस्कृतिक और कूटनीतिक देखें तो बौद्ध विरासत का उपयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। उनके यहाँ पे बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं और बौद्ध धर्म जापान में लोकप्रिय भी बहुत सारा है, हमारे यहाँ पर भी है। ओके, अब निवेश और रोजगार के बारे में बात करते हैं तो पीपीपी मॉडल भी है, पर्यटन भी है, ये सारा हमारे यहाँ पर हो रहा है। इनके नाम आगे बता दूंगी आपको, देखो लिखा है। राजनयिक संबंधों की बात करते हैं तो 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे सैन फ्रांसिस्को शांति संधि के बाद, याद रखना है आपको। रणनीतिक साझेदारी में देखें तो 2006 में ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने की है जापान के साथ। 2014 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आर्थिक सहयोग के बारे में बात करते हैं तो जापान भारत में सबसे बड़ा निवेशक है, एफटीआई है। इसके अलावा जीका के माध्यम से जो है कई बुनियादी ढांचे इंफ्रा में जो है हम इनके माध्यम से मदद ले रहे हैं। महत्वपूर्ण परियोजनाएं देख लेते हैं कि जापान के साथ कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये जापान की मदद से है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, बुलेट ट्रेन तो हम जापान के माध्यम से ही यहाँ पर बना रहे हैं। यूपी बौद्ध सर्किट के विकास में सहयोग जो हमने अभी देखा है। और विब्रेंट गुजरात समिट में सहभागिता, ये भी यहाँ पर इसी के माध्यम से। जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग के बारे में बात करते हैं जापान के साथ तो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो है यहाँ पर जापान के सहयोग से हम कर पा रहे हैं। अब रक्षा सहयोग की बात करते हैं कि डिफेंस में हम क्या क्या इनसे सहयोग ले रहे हैं। तो मालाबार नौसेना अभ्यास में भागीदारी हम जापान के साथ करते हैं, याद रखना है। इंडिया, यूएस और जापान 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हमारे जापान के साथ है। DTTI डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव के तहत भी हम यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। सांस्कृतिक सहयोग हमने देखा ही है, बौद्ध धर्म एक साझा संस्कृति है, हमारे यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। जापान के स्कूलों में हिंदी और योग पढ़ाया जाता है। भारतीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहा है। यूएनएससी समर्थन जो है तो जापान जो है हमारा यहाँ पर समर्थन करता है स्थायी मेंबर बनने के लिए। एशियाई संतुलन नीति में बात करते हैं तो जापान जो है भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के संतुलन के लिए हम उसका जो है सहयोग ले सकते हैं। ज्वाइंट विजन के बारे में बात करते हैं तो फ्री, ओपन एंड जो है इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण हमारा भी है और जापान का भी है। चुनौतियों के बारे में बात करते हैं तो RCEP पर जो है थोड़ा सा अलग है हम। रूस यूक्रेन युद्ध पर भिन्न दृष्टिकोण हमारा हो जाता है। चीन से संबंधित रणनीति में अंतर है क्योंकि उसका पड़ोसी है तो वो थोड़ा सा उसके साथ ज्यादा अच्छे संबंध स्थापित करके रखता है, ना कि हमारी तुलना में उसके संबंध उसके साथ ज्यादा अच्छे हैं। अब बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वैसे तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने, लेकिन 1 बाय 1 थोड़े थोड़े पॉइंट देख लेते हैं। तो संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ गौतम, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। जन्म स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी है, वर्तमान नेपाल में देखने को मिलेगा। ज्ञान प्राप्त बोध गया, बिहार, भारत। बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसको जानते हो आप, जिस नाम से सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। देखो जो जगह है बौद्ध धर्म से संबंधित है उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है कि पहली बार ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, पहला उपदेश कहाँ दिया, और जो है सबसे ज्यादा वर्षावास कहाँ पे किया, पहली बार वर्षावास कहाँ पे किया, मृत्यु कहाँ पे हुई, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अब बौद्ध धर्म को जो 4 जो है आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जो बताया गया वो भी है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक जो है संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि, सबके आगे सम्यक लगा लीजिएगा, ठीक है। त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और जो है संघ। ओके, 3 पिटक यहाँ पर हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध संगीति की कहाँ कहाँ पर हुई? प्रमुखता 4 हुई है। ये पूछता है कई बार, पहली कहाँ पर हुई, दूसरी कहाँ पर? तो पहली है राजगृह में, ठीक है। दूसरी जो है वैशाली में है। तीसरी पाटलिपुत्र अशोक काल के समय हुई थी, और चौथी कश्मीर कनिष्क काल में हुई थी। प्रमुख संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो हीनयान और महायान सुना होगा आपने, जो है अपने आप को कम समझना, हीनयान, महायान अपने आप को बहुत बड़ा समझना। महायान बौद्ध धर्म का करुणा व बोधिसत्व आदर्शों पर बल है, ठीक है। वज्रयान बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर तांत्रिक परंपराएं, तिब्बती बौद्ध धर्म का यहाँ पर रूप आपने को देखने को मिल जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ पर हुआ है? तो अशोक द्वारा श्रीलंका में किया गया था। अपने जो है लड़के लड़कियों का जो है भैया नाम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दक्षिण पूर्व एशिया, कनिष्क द्वारा चीन में, और तिब्बत, मध्य एशिया, यहाँ सब जगह जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है। भारत में प्रमुख स्थलीय देखते हैं कौन कौन से हैं।
लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर बौद्ध सर्किट में सबको सम्मिलित किया गया है। कुछ अन्य भी सम्मिलित किए गए हैं ताकि साथ साथ उनका भी विकास हो सके। यूनेस्को बौद्ध स्थल के बारे में देखते हैं कौन कौन से बौद्ध स्थल हैं जो यूनेस्को में सम्मिलित है। तो महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार जो है विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। भारत जापान संबंध में भूमिका, तो जापान में क्या है, महायान परंपरा का पालन करने वाले लोग ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जापान भारत के बौद्ध स्थलों को पुनः विकसित करने में सक्रिय सहयोगी है। जब वहां पे जैसे अभी आपको कोई देश ऐसा मिल जाए जहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हों, 2-4 मंदिर हो, तो वहाँ सरकार प्रयास करेगी ना कि चलो यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवा देते हैं अच्छे से, यहाँ पर मंदिरों से संबंधित इंफ्रा जो है वो हम बनवाने में मदद कर देते हैं। तो वैसे ही जापान यहाँ पर कर रहा है। जिन धर्मों पर प्रभाव है, तो जैन धर्म, हिंदू धर्म, तिब्बत संस्कृति, चीनी, सब पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव आपको बौद्ध धर्म का दिखाई देता है। ओके, अब एक प्रश्न हमारा है, भारत और जापान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जापान भारत का सबसे बड़ा ओडी मतलब जो ऑफिशियल डेवलपमेंट जो है असिस्टेंस है या असिस्टेंस दाता है, पहला हो गया। दूसरा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत जापान संबंधों को और सशक्त किया गया है। तीसरा विकल्प है, भारत और जापान के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता 2022 में हुआ था। अब आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा जुलाई का एंड ऑफर चल रहा है जहां पर हम आपको जो है 60% से लेकर मोर देन 75% तक ऑफ दे रहे हैं। अगर बात करते हैं ISGS फाउंडेशन कोर्स के बारे में, प्री प्लस मेंस, तो लाइव GS ओनली आपको 50,000 में मिलेगा, CSET के साथ 55,000 में, और सिर्फ ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 40,000 में मिल जाएगा। PCS फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में बात करते हैं प्री प्लस मेंस के, तो यहाँ पर जो है 75% से अधिक का डिस्काउंट मिल रहा है। BPSC है, MPPSC है, राजस्थान PCS है। अगर इनमें से कोई भी बैच आप प्रिंटेड नोट्स का परचेज करते हो तो 12,999 है, PDF नोट्स का 10,000 रुपये है। BPSC का एक अलग से मेंस का बैच है 7,500 रुपये में। UPPSC का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको 30,000 में मिल जाएगा। UPSC और UPPSC का इंटीग्रेटेड कोर्स 40,000 में है। EMI की सुविधा अवेलेबल है। UPSC और UPPSC दोनों का सिलेबस कवर कराया जाएगा। UPPSC का फाउंडेशन कोर्स आपको ऑलरेडी बता दिया है 30,000 में, EMI की सुविधा इसमें भी अवेलेबल है। प्रीलिम्स का टारगेट बैच हमारा शुरू हो रहा है आने वाले एग्जाम के लिए 2025 के लिए, तो GS ओनली 11,000, CSET के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 15,000 का मिल जाएगा। ऑप्शनल बैचेस के बारे में बात करते हैं तो 50 से 60% का ऑफ मिलेगा। ज्योग्राफी का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ज्योग्राफी 25,000 में मिल जाएगा आपको। हिस्ट्री का बैच 31 जुलाई को सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, फीस है 17,500 रुपये। जितने भी बैच मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 9555-124-124 या विजिट कर सकते हैं sanskriti.is.com की वेबसाइट पर। छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।